हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और लाजवाब तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। और करना भी पड़ेगा भैया। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अभी बहुत टाइम है, हम आगे से तैयारी करेंगे, तो भैया कहते हैं ना कि सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। तो भैया अगर मंजिल पाना है तो आपको चलना पड़ेगा, लगातार मेहनत करना होगा। क्योंकि भैया अब यहां से शादी विवाह का सीजन भी स्टार्ट हो जाएगा। अभी तो भाई काम धंधे का सीजन, फिर शादी विवाह का, उसमें कुछ टाइम गया, तो कुल मिलाकर के आपका आधा से एक महीना तो वैसे फिर चला जाएगा। तो आपके पास टाइम बचा ही क्या है। तो इसलिए मेहनत करो प्यारे बच्चों। आज के वीडियो में अपन देखेंगे तरंग प्रकाश की, जो कि फिजिक्स में चैप्टर नंबर 10 है, तरंग प्रकाशिकी का वन शॉट सॉल्यूशन। और वन शॉट में भैया हम उन्हीं चीजों को रखते हैं जहां से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज्यादा होती है। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक टॉपिक को। पहला जो क्वेश्चन है भैया, ये क्वेश्चन अक्सर अगर आता है बच्चों 3 नंबर का, ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि हाँ, ये पूछा गया क्वेश्चन है कि तरंगाग्र क्या है और प्रकाश स्रोत की आकृति के आधार पर इसे कितने भागों में बांटा गया है। तो बताया ना भैया, आएगा तो 3 नंबर में आएगा या फिर डायरेक्टली 1 नंबर का परिभाषा आता है कि तरंगाग्र किसे कहते हैं। देखिए तरंगाग्र, इसकी भैया हम 2 परिभाषा लिख सकते हैं। पहला यह है कि जब किसी माध्यम में कोई तरंग उत्पन्न होती है तो क्या होता है कि माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं तथा एक ही कला में कणों का जो बिंदुपत होता है वही तरंगाग्र कहलाता है। अब ये परिभाषा तो आपको थोड़ा अजीब लगी होगी। चलिए डोंट वरी, एक एकदम सिंपल सी लाजवाब वाली परिभाषा बताते हैं भैया, बहुत सरल वाली। इस परिभाषा को देखिएगा बबुआ, एक लाइन में परिभाषा है और आपके दिमाग में एकदम छप जाएगी कि तरंगों के आगे की ज्यामिति आकृति को तरंगाग्र कहते हैं। मतलब यह है, जैसे भैया अपन क्या करते हैं, एक तरंग यहां से उत्पन्न कर रहे हैं, मतलब जैसे यहां से कोई ये बिंदुपत तरंग है। अब ये जब फैलेगा, जैसे आप क्या करिए पानी में, भाई क्या है कि कोई पत्थर, कंकड़ पत्थर मार दीजिए, है ना, ठहरे हुए पानी में कंकड़ न मार सांवरे। तो भैया आप पानी में कंकड़ मार दो तो भैया वो क्या है, एक वेव बनाती है, ठीक है ना। इस तरह से जैसे वेव बनाएगी, ऐसे बनाएगी भैया, ऐसे बनाएगी, ऐसे बनाएगी, इस तरह से वेव बढ़ती चली जाएगी, ठीक है ना। वो जाकर के एकदम तट यानी किनारों पर जाकर ठहर जाती है, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर देखें तो हम ये कह सकते हैं तरंगों के आगे की ज्यामिति आकृति को। तो भैया ये कैसी ज्यामिति आकृति बना रही है, तो भैया गोलाकार बना रही है। तो यहां से ये वेव उठी भैया, यहां से प्यारे बच्चों ये उठी, यहां तक का सफर तय की, इस तरह से चारों तरफ, ठीक है। तो हम यही तो कह रहे हैं कि तरंगों की आगे की ज्यामिति को, जो ज्यामिति संरचना होती है वही तरंगाग्र कहलाती है। या फिर हमने ये बताया कि जब किसी माध्यम में, जैसे हाइगेंस ने माध्यम ईथर लिया था, तो उसमें जब किसी भाई माध्यम में बताया गया तरंगे उत्पन्न हो तो माध्यम के सभी कण कंपन करने लगते हैं। तथा फिर बताया इन्होंने कि जो कणों का जो क्या कहते हैं ज्यामिति संरचना होती है, यानी जब एक ही कला में वो ऊपर नीचे कंपन करते हैं, जैसे इस तरह से, ठीक है। आपने इको देखा होगा, क्रिकेट देखते हैं, है ना, अल्ट्रा एज लगा है कि नहीं लगा, ऊपर नीचे वेव होती है, तरंगे होती है भैया। तो यही है भी, ये माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं और इससे एक ज्यामिति संरचना बन रही है भैया, इसे ही कहा जाता है तरंगाग्र। तो बहुत गहराई में नहीं जाना, जैसा कि हमने एकदम सरल तरीके से आपको ये समझा दिया, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो 2 परिभाषाएं बताया है, आपको ये वाली ज्यादा आसान लगेगी, यही आपको लिखना है। अब उसके बाद भैया तरंगाग्र के प्रकार में देखेंगे प्यारे बच्चों, तो तरंगाग्र 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का बबुआ, तो हमने बताया आकृति के आधार पर तरंगाग्र 3 टाइप का होता है। पहला तरंगाग्र है गोलीय तरंगाग्र, क्या है भैया, या इसी को बिंदुपत तरंगाग्र कहते हैं।
गोलीय तरंगाग्र क्या होता है? अभी जो हमने एक फिगर बताया था, गोलीय तरंगाग्र में क्या होता है? यदि प्रकाश स्रोत गोलाकार हो, कैसा हो? गोलाकार हो भैया, तो उससे निकलने वाली तरंगों की जो ज्यामितीय आकृति होती है वो गोलाकार हो जाएगी और इसे ही गोलीय तरंगाग्र कहते हैं। जैसा कि भैया यहां पे फिगर, जगह है नहीं प्यारे बच्चों, फिगर अपन यहां बना देते हैं, ठीक है ना? ये फिगर अपन यहां बना दे रहे हैं, समझिएगा। अभी हमने बताया इसी तरह से भैया कि जैसे यहां पे ये कोई वेव है, मतलब ये कोई बिंदु पथ है, ठीक है, मतलब कोई बिंदु है, स्रोत है, लाइट सोर्स, और यहां से अभी हमने यही तो बताया कि ये क्या हो जाए, जैसे यहां पे पूरा एक गोलाकार स्ट्रक्चर बनाए, ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर? गोलाकार, तो गोलाकार ज्यामितीय आकृति बनाए और ये तरंगे, यानी यहां से तरंगे निकल रही हैं भैया और ये तरंगे चारों तरफ भी फैलती है, ठीक है, ये इस तरह से मतलब फैले, ठीक है। कहने का मतलब प्यारे बच्चों हम ये कह सकते हैं कि ये जो है तरंगे फैलते हुए तेजी से, यानी ये इस तरह से, ये इस तरह से, ऐसे, ठीक है, ये ऐसे वेव फैलता हुआ चला जाए, तो ये जो तरंगाग्र होगा, कैसा तरंगाग्र होगा? गोली तरंगाग्र। जैसा कि साइड में हम फिगर लगा रहे हैं, आप देख लीजिए कि ये जो तरंगाग्र है एक वेव, यानी फैलता हुआ एक वेव किनारों तक, देखिए ये बढ़ता हुआ चला जा रहा है, तो ये तरंगाग्र प्यारे बच्चों कौन सा तरंगाग्र हो जाएगा? गोलीय तरंगाग्र हो जाएगा, और इसमें रटने की कोई जरूरत तो है ही नहीं, ठीक है। कि जब हमने बताया कि यदि प्रकाश स्रोत, यानी जो लाइट सोर्स है, ये प्रकाश स्रोत है, प्रकाश स्रोत का मतलब जहां से प्रकाश निकल रहा है, तो जब प्रकाश स्रोत कैसा हो? गोलाकार हो, तो उससे जो निकलने वाले तरंगे होती हैं वो एक गोलीय तरंगाग्र बनाएंगी, ठीक है, मतलब वो एक गोलाकार, जैसे आप वैसे देख लीजिए, टार्च ही मारते हैं तो भैया जैसे वो एक गोले की तरह बना रहा है, ठीक है, इस तरह से। या सबसे बेस्ट एग्जांपल तो वही हमने जैसे पानी में बताया, आप कंकड़ मारिए, चारों तरफ से तरंगे फैलती हुई चली जाती हैं, तो वो गोलाकार बनाएंगे, ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया बच्चों, आगे चलते हैं। अगला जो तरंगाग्र है भैया वो है बेलनाकार तरंगाग्र। कैसा तरंगाग्र? बेलनाकार तरंगाग्र। अब ध्यान से समझिएगा कि बेलनाकार तरंगाग्र कैसा होता है। बेलनाकार तरंगाग्र देखिए, यदि प्रकाश स्रोत एक रेखीय हो, यानी एक स्लिट हो, एक बेलन के रूप में हो, तो भैया इससे निकलने वाले तरंगों की जो ज्यामितीय आकृति होती है वो कैसी हो जाएगी भैया? बेलनाकार हो जाती है, और इसे ही बेलनाकार तरंगाग्र कहा जाता है। मतलब अब की बार भैया एक स्लिट के रूप में हो। कैसा भैया? स्लिट के रूप में प्यारे बच्चों, कि जैसा कि हम फिगर के माध्यम से समझें, ये एक हम स्लिट बना दे रहे हैं, ठीक है, ये एक स्लिट के रूप में हो जाए अब की बार, ऐसा, ठीक है, एक स्लिट के रूप में प्यारे बच्चों, स्लिट के रूप में, यहां से समझिएगा भैया, ऐसा। तो अब की बार ये स्लिट के रूप में हो जाए, तो यहां से जो अब तरंगाग्र बनेगा वो तरंगाग्र कैसा बनेगा? जैसे समझते हैं, एक छोटा सा अपन एक स्लिट के रूप में भाई ले लेते हैं, क्या चीज? प्रकाश स्रोत, यानी प्रकाश स्रोत मान लेते हैं यहीं से निकल रहा है। अब यहां से प्यारे बच्चों ध्यान देना, यहां से जो सोर्स निकलेगा वो इस तरह से, ठीक है, मतलब यहां से जो सोर्स बनेगा इस तरह से ही बनेगा, ठीक है, ऐसा, ऐसा, मतलब ये जैसा है ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा, मतलब एक स्लिट के रूप में, एक बेलन के रूप में ही बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। जैसा कि हम यहां साइड में आप देख लीजिए, इसको हटा के हम साइड में लगा दे रहे हैं, ये जो फिगर है ये प्यारे बच्चों किसको दर्शाता है? तो ये बेलनाकार तरंगाग्र को दर्शाता है, जिसमें आप देख रहे हैं कि एक बेलन की अवस्था में, यानी आगे जो ज्यामितीय आकृति तरंगे निकल रही हैं वो एक स्लिट बनाते हुए आगे की तरफ बढ़ रही हैं, तो ये प्यारे बच्चों किसका हो जाएगा? बेलनाकार तरंगाग्र का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भैया, जो अगला है तरंगाग्र वो क्या है? समतल तरंगाग्र। कैसा तरंगाग्र भैया? समतल तरंगाग्र।
अब देखिए नाम ही है समतल तरंगाग्र। समतल तरंगाग्र में क्या होता है प्यारे बच्चों, जो लाइट सोर्स होता है यानी प्रकाश स्रोत से दूरी अगर अधिक हो जाए, दूरी बढ़ने के साथ, यानी दूरी अधिक होने के साथ तरंगाग्र की जो त्रिज्या है वो भी बढ़ जाएगी, ठीक है, या फिर वो घट जाएगी वक्रता। और तो ऐसी स्थिति में बनने वाला जो तरंगाग्र होगा वो क्या है, समतल तरंगाग्र। जैसे लाइट सोर्स बहुत ज्यादा दूर हो भैया, जैसे यहां से मान लेते हैं कि यहां पे है, ठीक है, यहां से है। अब उसके बाद भैया मान लेते हैं यहां से ये ऐसे दूर है, और दूर में स्थितियां जैसे अपन यहां पे हम बना दे रहे हैं कि अब की बार भैया इस तरह से ध्यान देना, ये स्थितियां इस तरह से बन जाएगी, ठीक, यानी समतल। दूरी बढ़ने के साथ भैया ये कैसी स्थिति बन रही है, तो ये समतल हो जा रही है, ठीक है, इस तरह से। तो अगर आप इसमें देख पा रहे होंगे भैया, तो यहां पर कैसा तरंगाग्र बन रहा है, तो ये समतल तरंगाग्र बन रहा है, ठीक है। कैसा तरंगाग्र बन रहा है, समतल तरंगाग्र बन रहा है, ठीक है। यानी दूरी बढ़ने के साथ साथ जैसे ही दूरी प्रकाश स्रोत से बढ़ेगी तो भैया इनका जो आकार है वो एकदम समतल, मतलब इस तरह से होता चला जाएगा, ठीक है, ये ऐसा होता चला जाएगा, ठीक। जैसा कि हम साइड में भैया फिगर लगा दे रहे हैं बच्चों, आप इसको अगर देखिए जो स्क्रीन पे लगा हुआ है, तो ये कैसा तरंगाग्र है, समतल तरंगाग्र। और इसका सबसे बेस्ट जो एग्जाम्पल होता है प्यारे बच्चों, जो सनलाइट हमारे पास तक आती है, यानी जो सूर्य का प्रकाश आता है, वो एक समतल तरंगाग्र का सबसे अच्छा उदाहरण है, क्योंकि प्रकाश स्रोत की दूरी हमसे बहुत ज्यादा है। तो दूरी बढ़ने के साथ जब हमारे पास तक वो प्रकाश पहुंचता है, वो तो कैसा तरंगाग्र बनाएगा, समतल तरंगाग्र वो बनाता है, ठीक है। तो वही चीज कहा है कि स्रोत से दूरी अधिक होने के साथ जो तरंगाग्र है उसकी त्रिज्या वो बढ़ जाती है, घट जाती है, या वक्रता घट जाएगी। ऐसी स्थिति में जो तरंगाग्र बनेगा भैया वो समतल बनेगा, इसे ही समतल तरंगाग्र कहते हैं, ठीक है। तो ये समतल तरंगाग्र हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए बबुआ। हो गया भैया, चलिए आगे चलते हैं। अब है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, याद रखना, ये भी अक्सर आता है तो 3 नंबर में ही, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इग्नोर मत करिएगा भैया। कई बार पूछा गया है, ठीक है, प्रीवियस ईयर में भी आया है, ऐसा नहीं है। और टॉपिक ही ऐसा है कि हमने बताया ना 7 सेट बनते हैं, अब किसी ना किसी में तो देगा ही देगा। देखिए कह रहा हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है। तो हाइगेंस का जो द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत ये होता है, बहुत सिंपल सा है, समझने की जरूरत है। पहला हाइगेंस ने ये बताया कि भैया ये क्या है, जो द्वितीयक तरंगिकाएं हैं, यानी जो उन्होंने बताया कि जो प्रकाश है वो तरंगों की तरह चलता है, और इसकी भैया 3 गुणे 10 के घात 8 मीटर पर सेकंड इसकी चाल होती है। तो पूरा वो भाई प्रकाश की चाल, और यहां क्योंकि प्रकाश को तरंगों की भांति यहां पर बताया गया है, ठीक है, इसीलिए तो चैप्टर का नाम है तरंग प्रकाशिकी। तो यानी प्रकाश क्या है, तरंगों के रूप में चलता है, यहां पर यही सब बात किया गया है। और किरण प्रकाशिकी में एक किरण की तरह दिखाया गया था। तो यहां पे हाइगेंस जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने ये बताया भाई, इनके सिद्धांत के अनुसार पहली बात इन्होंने ये बताया कि जब प्रकाश किसी माध्यम में, जब प्रकाश मतलब जब किसी माध्यम में कोई तरंग उत्पन्न होती है, तो माध्यम के सभी कण कंपन करने लगते, अरे कहां से इसको दूसरा लिख दिया, पूरा वही है, कंपन करने लगते हैं। और एक ही कला में कंपन करने वाले कणों का जो बिंदुपत होता है वही तरंगाग्र कहलाता है। अभी हमने बताया ना भैया, जैसे ये है इस तरह से, ये इस तरह से कंपन कर रहे हैं, ठीक है भैया, इस तरह से क्या है, कंपन कर रहे हैं। जैसे ये कई तरंगे, जैसे मान लेते हैं एक तरंग ऐसे जा रही है, और दूसरी भी भैया ऐसे ही निकलकर ऐसे ही मतलब ऐसे मतलब जा रही है,
ठीक है, इसी तरह तीसरी भी ऐसी निकल करके जा रही है। मतलब एक ही कला में, जैसे ये ऊपर उठ रहे हैं तीनों ऊपर, ये नीचे की तरह अगर दब रहे हैं तो तीनों नीचे, फिर अगर ऊपर उठ रहे हैं तो तीनों ऊपर। तो वही कह रहा है यहां पर, वो चीज बोल रहा है कि किसी माध्यम में जब तरंगे उत्पन्न होती हैं, माध्यम के सभी कण कंपन करते हैं, और एक ही कला में कंपन करने वाले तरंगों का जो बिंदुपथ है, ठीक है, अभी जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही बताया कि तरंगे किस तरह से फैल रही हैं, तो उसी जो वो फैलती हुई चली जाती है, यानी आगे की तरफ बढ़ती है, जैसा कि ये, तो ये ज्यामितीय संरचना ही क्या कहलाएगा भैया, तरंगाग्र। या तो हमने एक नंबर में, आपको याद हो भैया, एक लाइन वाली परिभाषा ये बताया था कि तरंगों की क्या है भाई, हट ही रहे, तरंगों की आगे की ज्यामितीय संरचना को क्या कहते हैं, तरंगाग्र कहते हैं। तो ये तो रहा पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट में ये बताया गया भैया कि तरंगाग्र पर स्थित सभी, मतलब स्थित प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत की भांति व्यवहार करते हैं। ध्यान से समझिएगा, इसको फिगर से भी समझेंगे। इन्होंने कहा कि तरंगाग्र पर जो स्थित प्रत्येक कण होगा वो एक नए तरंग स्रोत की तरह व्यवहार करेगा, ठीक है, और जिससे सभी दिशाओं में नई गोली तरंगे निकलती हैं, और इन तरंगों को ही क्या कहते हैं भैया, द्वितीयक तरंग कहते हैं। मतलब जैसे प्यारे बच्चों, यहां से मान लेते हैं कि कोई बिंदु, ये स्रोत है, ये क्या है, कोई सोर्स है। अब यहां से भाई इस तरह से मान लेते हैं कि तरंगे, यानी क्योंकि भाई ये आगे की तरफ, जैसे समझने का प्रयास करिए बउआ, ये ऐसे है तो भैया ये आगे की तरफ ऐसा बढ़ता चला जाएगा। तो यहां पर हमने इसको एरो से ऐसे दर्शा दिया है, यानी अगर आप एक तरफ का ऐसे मिटा देंगे प्यारे बच्चों, तो एक तरफ की संरचना ये ऐसी कुछ हो जाएगी, ऐसे कुछ होगी। तो यहां पर वही चीज है। तो ये जब आगे बढ़ती हैं तो मान लेते हैं कि किसी क्षण, जैसे कण 3 से 4 कण ले लेते हैं, एक कण ये है, एक कण ये है, एक कण ये है, एक कण ये है। तो यहां से हमने 4 कणों को दर्शा दिया, ठीक है भैया। नाम यहां पे दे दिया कि ये मान लेते हैं क्या है बच्चों, S1 है, S2 है, ये S3 है, और ये S4 है, ठीक है। तो यहां पर अगर भैया इनको स्पर्श करते हुए लाइन खींचा जाए तो मतलब एक ये नई स्थिति बन रही है, एक नई स्थिति बन रही है, बन रही है कि नहीं, ठीक, बन रही है। और इसका नाम अपन क्या दे देते हैं, इसका नाम दे दिया भैया ABC। दिखाई पड़ रहा है भैया, हाँ ABC दिख रहा है ना। तो यहां पे कह क्या रहा है, वही कह रहा है कि तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत की भांति कार्य करेगा। मतलब जब ये आगे बढ़ेगा तो एक नए तरंग स्रोत की तरह आप देख रहे हैं कार्य कर रहा है, और जिससे सभी दिशाओं में नई गोली तरंगे निकलती हैं। मतलब जब ये आगे बढ़ती हुई चली जाएंगी, देखिए ये एक गोली आकृति बना रही है, और इनसे जो निकलने वाली तरंगे होती हैं, यानी इनसे जो तरंगे ये निकलेंगी, अब इन तरंगों को क्या कहते हैं, द्वितीयक तरंगे कहा जाता है, ठीक है। और जो तीसरा पॉइंट यह है कि किसी क्षण सभी द्वितीयक तरंगों का आवरण, अर्थात उन्हें स्पर्श करते हुए एक वही खींचा गया जो पृष्ठ है तरंगाग्र की नई स्थिति को बताता है। जैसे कि अगर हम इसको आगे की तरफ फिर से अगर हम खींचे भैया, इसको आगे की तरफ अगर हम बढ़ाएं, ठीक है, तो इनकी फिर से एक नई स्थिति जो पैदा हो जाएगी प्यारे बच्चों, वो ये हो जाएगी, एक मिनट, क्या बन रहा है, ये ठीक है, स्पर्श करते हुए खींचा गया, ये एक नई स्थिति को बताएगा। और यही भैया इसमें क्या है, ये इनका बिंदुपथ है, ठीक है, S1 S2 S3 और S4, ठीक। तो यहां पर वही चीज समझा रहा है, और इसमें कुछ नहीं है। एक मिनट बबुआ, थोड़ा पानी पी लें। समझ में आ गया, इसमें कुछ भी नहीं समझना भैया। हमने यही चीज बताया कि बस यही चीज ध्यान देना। पहला तो परिभाषा ही है तरंगाग्र का, दूसरा ये बताया गया कि तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत की भांति कार्य करते हैं।
जैसे भाई ये तरंगाग्र है, तरंगे जब आगे बढ़ी तो जैसे यहां पर हर एक कण को अलग अलग दर्शाया गया है, तो हर एक कण क्या है, एक नए प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करता है। अब उसके बाद फिर बताया गया इनसे भाई सभी दिशाओं में यानी आगे की, क्योंकि अगर इसके चारों तरफ ऐसा नहीं है, अब इसके चारों तरफ खींचते तो सभी तरफ यानी इसके चारों तरफ मतलब ऐसा ही कण बनता, ठीक, तो ये एक तरफ का बनाया गया है। तो वही कह रहा है कि इससे सभी दिशाओं में गोलीय तरंगे निकलती हैं और इन तरंगों को क्या है, द्वितीयक तरंगे कहते हैं। फिर ये बताया गया कि अगर इनको भाई इन पे खींचा गया यानी ये आगे की तरफ जब बढ़ते हैं तो ये फिर से ये एक नए तरंगाग्र का भाई क्या है, निर्माण करती हैं, यानी एक नया तरंगाग्र बनाती हैं। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए, तो यहां जैसे ए बी सी है तो इसको यहां पे अपन ठीक है नाम दे सकते हैं भैया, इसका नाम अपन ए बी सी यानी ए डैश बी डैश सी डैश दे देते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया। चलिए आगे देखते हैं अगला टॉपिक भैया, और ये टॉपिक तो ये समझना है कि भाई 100% पूछे जाने वाले टॉपिक में शामिल टॉपिक है, क्योंकि भाई होता है ना कभी कभार में भी हो जाए कि हाँ मिस कर दे, नहीं तो जनरली अब जैसा ही भाई 2000 आप 25 का देखो चाहे 24 का देखो चाहे भैया 23 का देखो, मतलब विगत ईयर में पेपर आप उठाओ बहुत कम देखने को मिला होगा कि ये क्वेश्चन ना आए। ठीक है, इसलिए भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं अपन, इसको ध्यान देना। टॉपिक कितने नंबर में, डायरेक्टली 5 नंबर में, कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या। अब देखिए परावर्तन की व्याख्या भी आता है, अपवर्तन की व्याख्या भी पूछता है, दोनों पूछता है, दोनों के दोनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परावर्तन ज्यादा देखने को मिला है अब तक, उतना अपवर्तन नहीं जितना परावर्तन। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं भैया, बहुत सिंपल है भैया, इतना याद रखना, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। पहले समझने का प्रयास करिएगा, कुछ आपको लिखना है। इन्होंने कहा कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत का उपयोग करके हमें परावर्तन के नियम को बताना है। आप चित्र देख पा रहे होंगे, यहां पे प्यारे बच्चों दो तरंगे आपतित हो रही हैं। ठीक है, दो तरंगे, एक तरंग यहां से आकर के ये गिर रही है, ठीक है, दो तरंगे, और एक तरंग ध्यान देना, और एक तरंग भैया ये आकर के यहां पर गिर रही, दो तरंगे दिख रही है ना। लेकिन एक चीज आपको ये भी अपने दिमाग में रखना है भैया कि जिस समय ये तरंग बिंदु ए पर गिर रही है उसी समय ये बिंदु बी पर गिर रही है। ठीक है, उसी टाइम में ये बिंदु बी पर गिर रही है। ठीक है, और जिस समय ये बी वाली कहां ए डैश तक पहुंचती है उतने ही टाइम में ये बी डैश तक यानी यहां से लौट करके यहां तक कि भैया ये मुड़ करके सफर इधर तय कर लेती है। इतना समझने का प्रयास करिए। अब भैया ये जो प्रकाश की किरण किसी सरफेस से आपतित हो रही है तो ये जो डैश डैश है भैया अभिलंब बोलते हैं, इसके बीच बना कोण आपतन कोण बनाएगा। और इधर की तरफ भैया इसमें भी सेम वही है, इससे आपतित होकर के इधर से निकल रही है, ये खींचा गया इस पे है तो ये क्या है, ध्यान देना, अपवर्तन कोण बनाएगा, क्योंकि इसके लिए इधर के लिए आपतन है तो ये अपवर्तन बनाएगा। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। अपवर्तन कह रहे हैं, सॉरी, परावर्तन कोण। ठीक, तो यहां पर आपको जो कुछ भी लिखना है वो चीज हमने लिख दिया है, और ये चीज आपको लिखना ही पड़ेगा हर हाल में, क्योंकि अगर नहीं लिखते हैं भैया वैसे भी नंबर आपके कुछ कट जाएंगे, क्योंकि वैसे भी इसमें कुछ ज्यादा है नहीं विशेष, बस बहुत सिंपल तरीके से समझाएंगे। पहले देखिए, यहां पर ध्यान से समझिए कि माना जेड जेड डैश एक परावर्तक तल है, एक भैया इधर जेड है तो इधर जेड डैश है। ठीक है, जेड जेड डैश एक परावर्तक तल है। आगे कह रहा है कि जिस पर एक समतल तरंगाग्र ए बी इस पर तिरछा आपतित होता है, तो आप देख रहे हैं कि ए और बी, ये जो भैया ए बी है तिरछा आपतित हो रहा है, मतलब ये ऐसा और ऐसा गिर रहा है।
ठीक है, मतलब इस तरह से दोनों गिर रहे हैं। फिर आगे है कि माना t बराबर 0 समय पर, यानी t बराबर 0 पर जो है ये तरंगाग्र है भैया जो आ रहा है ये बिंदु A पर पहुंच रहा है, यानी ये A पर पहुंचता है, तथा t बराबर मतलब t समय पर ये A डैश पर पहुंच जाता है। ठीक है, क्योंकि t बराबर ये केवल यहीं तक रहता है, ए बी ये गिर रहा है, तो t बराबर 0 पर ये बिंदु A तक पहुंचता है ये तरंगाग्र, और जब t समय में ये कितनी दूरी तय कर लेता है, A डैश दूरी तय कर लेता है। ठीक है भैया, उसके बाद एक चीज ध्यान देना, जब ये तरंगे A डैश पर आपतित होती हैं, कहां पे ये तरंगे भैया, एक A है और ये A डैश है, तो A डैश पर ये तरंगे जब गिरती हैं प्यारे बच्चों, तो हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार बिंदुओं से द्वितीयक तरंगे v चाल से आगे बढ़ती हैं। यानी द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत यही तो कहता है ना कि एक जो बिंदुपथ होता है उससे जो तरंगे निकलती हैं वो द्वितीयक तरंगे, और वो एक नई तरंग की तरह व्यवहार करती हैं। तो ये जब A डैश पर टकराती है एक तरंगाग्र और दूसरी वाली A डैश पर टकराती है, तो हाइगेंस के अनुसार ये टकराने के बाद तरंगे आगे बढ़ेंगी भैया। तो यहां पर वही चीज कह रहा है कि हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार बिंदुओं से द्वितीयक तरंगे V चाल से आगे बढ़ती हैं। जब तरंगे B जो है वो बिंदु A डैश पर पड़ती हैं, यानी जब तरंगे जो B है भैया वो कहां पर A डैश पर पहुंचती हैं, जितने टाइम में, याद रखना, जितने टाइम में ये जो B है A डैश तक पहुंचेगा, उतने ही समय में जो A है वो B डैश तक, यानी उतने ही टाइम में जो A है वो यहां B डैश तक पहुंच जाएगा। अभी हमने फिगर में क्या समझाया, यही तो बताया। आपको इसमें कुछ भी अलग लगा या फिर डिफिकल्ट लगा? नहीं ना, बस फिगर में हमने क्या बताया भैया कि माना जेड डैश एक परावर्तक सतह है, इस पे एक तिरछा तरंगाग्र AB गिरता है। ठीक है भैया, क्या गिरता है? AB गिरता है। फिर हमने ये बताया बच्चों कि t बराबर 0 पर ये A पर क्या है, ये परावर्तित हो जाता है, यानी टकरा जाता है। फिर t समय में ये A डैश दूरी तय कर लेता है। फिर हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार ये जब किसी सतह से मतलब यहां पे टकराएगा तो इनसे एक मतलब द्वितीयक तरंगे निकलेंगी। अब द्वितीयक तरंगे V चाल से आगे बढ़ती हैं। जब तरंगाग्र B A डैश तक पहुंचता है तो भैया उतने ही टाइम में ये A से टकराकर B डैश तक पहुंच चुका होगा। ठीक है, बस इतना सा लिखना है बबुआ। चलिए अब उसके बाद समझते हैं इसमें क्या कुछ करना है। ठीक है भैया, चलिए आगे हम देखते हैं। चलिए एक बार भैया फिगर अच्छे से बना लेते हैं प्यारे बच्चों यहां पर, ताकि चीजें और भी अच्छे तरीके से आपके माइंड में स्टोर हो जाएं। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले अपन क्या ले लेते हैं, हम खींच लेते हैं वही एक तल। ठीक है भैया, एक क्या है तरंगाग्र, मतलब एक यहां पे, एक मिनट क्या हो जाता है भाई, कोई मक्खी मच्छर बैठ जाए तो दिमाग खराब कर देता है। देखिए सबसे पहले हमने एक तल ले लिया प्यारे बच्चों। तल भैया यहां पे क्या है, वो जेड डैश है, एक परावर्तक तल है। जेड डैश भैया एक परावर्तक तल है। ठीक है, और उसके बाद इस पे एक तरंगाग्र आपतित होता है भैया तिरछा, एक तिरछा तरंगाग्र आपतित होता है। मान लेते हैं ये A है, यहां से मतलब A, और ये इस तरह से इस पे आपतित होता है। ठीक है, और वो तरंगाग्र क्या होता है प्यारे बच्चों, तो वो तरंगाग्र जो होता है भैया, ठीक है, जैसे ये तरंगाग्र इस पे, एक मिनट, AB, ठीक, क्या नाम है, AB तरंगाग्र इस पे आपतित होता है। ठीक है, फिर एक चीज हमने ये बताया कि भाई जिस टाइम पे ये A पर पहुंचेगा, ठीक है, यानी t बराबर जैसे 0 है, t बराबर 0 पे ये यहां तक पहुंच रहा है, और उसके बाद t बराबर ये कहां तक जाकर पहुंच जाएगा, तो ये A डैश तक पहुंच जाएगा। ठीक है, जितने टाइम में ये भाई यहां से दूरी तय कर लेता है, केवल यहां B तक, यूं कह लें कि मतलब ये आगे, जिस समय ये आगे बढ़ चुका होगा,
आगे मतलब कहां कि जैसे ये तरंगाग्र जितने टाइम में ये बी डैश तक पहुंच चुका होगा उतने टाइम में ये केवल ए डैश तक ही रहेगा। ठीक है, समझने का प्रयास करिए बबुआ कि यहां पे एक तिरछा तरंगाग्र ए बी गिरता है, t बराबर 0 पे ये तरंगाग्र मतलब इस पर ए तक रहता है और ये t समय के बाद ये ए डैश पर तरंगाग्र मतलब आगे ये पहुंच जाता है। फिर हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार ये तरंगे v चाल से आगे ऐसे बढ़ती चली जाएंगी भैया। तो यहां पे ये बताया कि जिस समय तरंगाग्र ए डैश पर पहुंचेगा मतलब ये जो बिंदु बी है वो जिस समय ए डैश पर पहुंचेगा उतने ही टाइम में जो ए है वो बी डैश तक पहुंच चुका होगा। अगर इस पे चाप लगाएं भैया तो ये यहां से ध्यान देना ये यहां से भी कोण बनाएगा, मतलब एक इस पे अपन लाइन खींच सकते हैं। ठीक है, इस पे अपन क्या है एक लाइन खींच सकते हैं एक ये यहां पे। ठीक है भैया, ये यहां पे मतलब लाइन खींच सकते हैं। एक मिनट, क्या हो रहा है फिगर में थोड़ा गड़बड़ हो रहा है फिगर, मतलब ये इसको थोड़ा और सीधा बनना चाहिए था, थोड़ा ये तभी तो गड़बड़ हो रहा है भैया, मतलब इसको थोड़ा और ऐसा जाना चाहिए था, ऐसे यहाँ पे ऐसे जाना चाहिए था भैया और उसके बाद इसको थोड़ा मतलब यहाँ पे इसको थोड़ा यहाँ पे ये अब थोड़ा जाकर के ये सही बनेगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत ना, इसको भैया यहां से हटा देते हैं। ये जो ए डैश है प्यारे बच्चों ये ए डैश यहां पे लिख देते हैं, ए डैश यहां पे। अब उसके बाद भैया इसमें जो अभिलंब है प्यारे बच्चों इसको अभिलंब है, अगर अभिलंब को अपन खींचेंगे तो ऐसा जाएगा और इसी तरह से ये भी अभिलंब हो जाएगा। ठीक है, यहां पे ध्यान देना, आई बात समझ में। और ये क्या हो जाएगा गिरने के बाद, जैसे हमने बताया ना ये गिरने के बाद इस तरह से निकल जाएगा। तो ये कौन सा कोण है, तो यहां पे जो कोण बनेगा इसमें ध्यान देना भैया कि जो कोण बनेगा बच्चों आपतन कोण ये होगा या फिर यूं कह लें आपतन कोण। ठीक है, इसी तरह से ये क्या है परावर्तन कोण हो जाएगा या फिर यूं इसको कह दें परावर्तन कोण आर। और ये जो कोण बन रहा है भैया वो 90 डिग्री का बन रहा है और ये कोण भी क्या है बच्चों 90 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, अब यहीं पर पूरा का पूरा खेला शुरू होता है। चलिए लिखते हैं, तो लिखेंगे यदि ध्यान देना भैया लिखेंगे प्यारे बच्चों कि यदि तरंग की चाल यदि तरंग की चाल v तथा तरंग की चाल v तथा समय t हो तो एकदम सिंपल तरीके से समझाएंगे, ऐसा सिंपल लॉजिक कि मजा आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे भैया ऐसे केसेस में ध्यान देना तरंग की चाल क्या हो भैया तरंग की चाल v हो तथा समय t हो तो दूरी बराबर फार्मूला क्या होता है, तो भैया होता है दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल गुणे समय यही तो होता है ना, दूरी बराबर चाल गुणे समय। अब दूरी क्या है प्यारे बच्चों, तो यहां दो दूरियां हैं, एक तो यहां पे दूरी जो है ए डैश से बी डैश मतलब ए से बी डैश तक की दूरी तय कर रहा है तरंगाग्र, क्योंकि गिरने के बाद ये वी चाल से यहां तक गया और एक दूरी इधर जो है वो बी से ए डैश तक की दूरी तय की गई है। तो यहां पर हम लिखेंगे दूरी कौन कौन सी है भैया, एक तो है प्यारे बच्चों ए बी डैश और दूसरी जो दूरी है वो क्या है, मतलब यहां पे ध्यान देना ए बी डैश है और दूसरा ए डैश बी है, क्या है ए डैश बी है ये दूरी। और उसके बाद ये दूरियां हैं पूरी की पूरी ये दूरी है। ठीक है, तो यहां पर दूरी के स्थान पे हम ये कुछ भी लिख सकते हैं, चाहे तो ए बी डैश लिखें या ए डैश बी लिखें, बराबर भैया चाल गुणे समय। तो चाल क्या है भैया, तो चाल वी वेग से या वी चाल से बढ़ रही है, समय टी है। ठीक है, इतना हो गया दूरी बराबर चाल गुणे समय।
अब यहां पे आपके सामने दो त्रिभुज दिखाई पड़ रहे हैं, एक तो है ए बी ए डैश, ठीक है, तो लिखेंगे भैया त्रिभुज ए बी ए डैश में, ठीक, क्या है भैया ए बी ए डैश में, तो इसमें लिखेंगे प्यारे बच्चों, क्या लिखेंगे, साइन थीटा यानी साइन आई बराबर, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब क्या होगा ये वाला, ठीक है, लंब जो है वो ये, क्योंकि भैया कोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, सबसे लंबी भुजा ये कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, लंब क्या है, तो लंब यहां पर है भैया ए डैश बी, ए डैश बी लंब है और बटे का कर्ण, ठीक है, ए डैश बी और बटे का कर्ण, कर्ण क्या है भैया, तो ये नीचे वाला है, ठीक है, लंब और ये कर्ण है, कर्ण ए डैश है, तो कर्ण हो गया ए डैश, ठीक है, तो यहां से ये चीज, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। इसी तरह से बबुआ, इसी तरह से आप मतलब ए डैश में आ जाइए। अब लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी डैश ए डैश में, इसमें जब लिखेंगे भैया तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए भी वही, अब की बार उधर क्या है, साइन आर यानी परावर्तन, यहां से परावर्तन कोण है, तो साइन आर, इसके लिए भैया साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो इसमें लंब क्या है, तो ए बी डैश है, क्या है, ए बी डैश, तो ए बी डैश अपान कर्ण क्या है, लंब बटे कर्ण, कर्ण तो आपका ए डैश ही है, तो भैया ए डैश नीचे रहेगा, ठीक है। अब चूंकि एक चीज हमको मालूम है, चूंकि, तो एक चीज ध्यान देना, ए बी डैश बराबर ए डैश बी हम लिख सकते हैं, यानी ए डैश बी लिख सकते हैं, इसलिए प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, इसलिए भैया ध्यान से समझना, इसलिए अब हम लिखेंगे इसको कि साइन आर बराबर, भाई जहां ए बी डैश है उसके स्थान पे हम ए डैश बी लिख सकते हैं, तो यहां पर ए डैश बी लिख सकते हैं और नीचे ए डैश, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। जरा नजर डालिए, साइन आई का मान है ए डैश बी अपान ए डैश और साइन आर का मान है ए डैश बी अपान ए डैश, मतलब साइन आई और साइन आर दोनों बराबर हैं, तो यहां पे हम लिखेंगे भैया कि साइन आई तथा साइन आर के मान बराबर हैं, क्या है, ऐसा लिख देंगे, बराबर है, साइन आई तथा साइन आर क्या है भैया, बराबर है, यानी दोनों के मान क्या है प्यारे बच्चों, बराबर हैं, अतः यहां पे हम लिख सकते हैं कि साइन आई बराबर क्या लिख सकते हैं भैया, साइन आर, क्योंकि हमने बताया ना प्यारे बच्चों, देखिए दोनों साइन आई का मान, साइन आर का मान, दोनों मान इक्वल है, ठीक है, इस हिसाब से हम चूंकि ये लिख सकते हैं कि आई बराबर क्या हो सकता है, आई बराबर यानी कोण आई बराबर कोण आर, ठीक है, और यही क्या होता है, अगर आपको याद हो, प्रकाश के परावर्तन का नियम होता है, यानी इसमें हम आपको भाई बताना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं कि आपतन कोण क्या होता है, ठीक है, इसमें आपतन कोण क्या है, सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और यही क्या होता है भैया, प्रकाश के परावर्तन का नियम होता है, जो कि बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बिल्कुल भी उलझने की जरूरत तो है ही नहीं, ठीक है, इतना आसान है, आई बात समझ में। चलिए भैया, तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हो गया भैया, आगे चलते हैं बबुआ नेक्स्ट टॉपिक, अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक जो है वो है व्यतिकरण, और एक चीज ध्यान देना, जो अपवर्तन की व्याख्या है वो भी सेम, बस थोड़ा अंतर है, उसकी भैया उस वीडियो की लिंक है ना, हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे रसगुल्लो, टेंशन नहीं लेना, कहीं जाना भाई, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, दोनों पूछे जाते हैं, याद रखना,
ठीक है ना, दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, ज्यादा परावर्तन आता है इसलिए हमने बता दिया। अपवर्तन को देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना। अब अगला टॉपिक है कि व्यतिकरण क्या है और व्यतिकरण कितने प्रकार का होता है, ठीक है, और इसके लिए आवश्यक शर्तें। भैया सब कुछ मिलाएगा ना बबुआ, ये टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट बन जाएगा। अगर सब कुछ मिलाता है तो ये टॉपिक 5 नंबर का, बट ये ऐसा देखने को अभी तक मिला नहीं है, क्योंकि ज्यादातर ये 3 नंबर वाला टॉपिक है आएगा कि व्यतिकरण क्या है, इस कितने प्रकार का होता है। लेकिन उससे भी ज्यादा ये 2 नंबर वाले में पूछा गया है कि व्यतिकरण किसे कहते हैं, इसके लिए आवश्यक शर्तें लिखिए। तो भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कहेंगे, ठीक है। ये ऐसे टॉपिक होते हैं कि जो रेगुलर बेस पे पूछे जाते हैं, मतलब प्रीवियस ईयर का किसी भी ईयर का पेपर उठाओ, क्वेश्चन यहां से रिलेटेड दिखाई पड़ेगा। तो देखिए बहुत सिंपल सा टॉपिक है और उतने ही सिंपल तरीके से इसका निपटारा करेंगे। व्यतिकरण किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना कि जब 2 या 2 से अधिक समान आवृत्ति की तरंगे एक ही साथ, मतलब एक साथ एक ही दिशा में संचरित होती हैं, बोले तो आगे बढ़ती हैं, और आगे बढ़ते हुए भैया अध्यारोपित होती है, मतलब ओवरलैप कर जाए, मिलती है, ठीक है। तो इस घटना को प्यारे बच्चों व्यतिकरण कहा जाता है। जैसे भैया एक तरंग यूं ऐसे ऐसे चल रही है, ठीक है, और दूसरी तरंग प्यारे बच्चों ऐसे ओवरलैपिंग करते हुए चल जाए, तो ये क्या है, आपस में मिल रही है, ओवरलैप कर रही है, अध्यारोपित हो रही है। तो इस घटना को ही क्या कहा जाता है, इस घटना को ही कहा जाता है भैया व्यतिकरण, ठीक है भैया। इस घटना को ही क्या कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। ये तो रही परिभाषा, और परिभाषा अगर अकेले पूछा जाए तब 1 नंबर में पूछा जाता है। अब व्यतिकरण कितने टाइप का होता है प्यारे बच्चों, तो व्यतिकरण 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का, 2 टाइप का, बहुत बार पूछा गया है। समपोषी व्यतिकरण क्या है भैया, समपोषी व्यतिकरण। समपोषी व्यतिकरण क्या होता है, ध्यान से समझिए कि जब 2 या 2 से अधिक समान आवृत्ति की तरंगों में व्यतिकरण की घटना इस प्रकार से हो कि श्रृंग श्रृंग से मिल जाए, गर्त गर्त से मिल जाए, तो इसे समपोषी व्यतिकरण कहते हैं ना, कि ताल से ताल मिला, ठीक है। तो याद रखना भैया, जैसे प्यारे बच्चों अपन फिगर के माध्यम से समझते हैं, ठीक है, फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ये किसी माध्यम में प्रकाश मान लेते हैं, मतलब क्या कहते हैं, तरंगे संचरित हो रही हैं, और जो तरंगे संचरित हो रही हैं इस तरह से, ऐसे आगे ये तरंगे बढ़ रही हैं, क्लियर। तो यहां पे जैसे एक तरंग को और दर्शा दिया भैया हमने, एक और तरंग को इसी में दर्शा दिया, इस तरह से, और साथ ही साथ एक और तरंग को बता दिया इसी में। तो यहां पे अगर आप देखें, इसमें एक चीज देखिएगा, ये जो ऊपर उठा हुआ हिस्सा है, ऊपर जो उठा हुआ हिस्सा है प्यारे बच्चों, इसको कहा जाता है श्रृंग। क्या बोलते हैं, श्रृंग बोलते हैं। और जो नीचे का दबा हिस्सा है गर्त बोलते हैं, ठीक है भैया। ये यहां पे मान लेते हैं भैया, ये भाई ओ से संचरित हो रही हैं, और ये जितना ऊपर ऊपर उठती हैं उसको आयाम कहा जाता है, यहाँ पे आयाम, ठीक है। तो एक चीज ध्यान दीजिए भैया, ये ऊपर उठी है, नीचे दबी हुई है, तो जो ऊपर उठी हैं श्रृंग होता है, जो नीचे है गर्त है। तो अगर आप देखें तो हमने यहाँ 3 किरणों का प्रयोग किया है। कितने किरणों का बच्चों, 3 किरणों का प्रयोग किया है। तो इन तीनों किरणों में देखिए श्रृंग, भाई अगर 3 किरणें हैं तो तीनों ऊपर इस तरह से उठी हैं, और फिर तीनों अगर दबी हैं तो तीनों नीचे की तरफ दबी हैं। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि इसमें यहां पे वही तो कह रहा है कि जब 2 या 2 से अधिक समान आवृत्ति की तरंगों में व्यतिकरण इस प्रकार हो कि भैया श्रृंग श्रृंग से मिले, जैसे लाल वाले भाई तरंग का, पीले वाले तरंग का, हरे वाले तरंग का, भैया ये श्रृंग सबका
श्रृंग ऊपर मतलब ऊपर, सब ऊपर की तरफ उठी हैं, और जब दबी हैं तो सब नीचे की तरफ दबी हैं। तो श्रृंग श्रृंग से मिला है, गर्त गर्त से मिला है। तो ऐसी घटना को अपन क्या बोलते हैं, समपोषी व्यतिकरण। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए स्क्रीनशॉट कर लेना भैया। हो गया बच्चों? नेक्स्ट टॉपिक देखिए, अगला है कि विनाशी व्यतिकरण क्या है। ठीक है, संपोषी व्यतिकरण हो गया भैया। अब देखेंगे कि विनाशी व्यतिकरण किसे कहते हैं। देखिए, संपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण में क्या होता है, परिभाषा पहले समझ लेते हैं कि जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगों में व्यतिकरण की घटना इस प्रकार हो कि श्रृंग गर्त से मिले। अब की बार जो श्रृंग है वो गर्त से मिले, तो भैया ऐसे व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहा जाता है। जैसे समझने का प्रयास करिएगा बबुआ, ध्यान से समझिए भैया। इस तरह से जैसे, ठीक है, यहां से कोई तरंग चल रही है, ठीक है, यहां से भैया ऐसी कोई तरंग चल रही है, और एक तरंग अपन नीचे से ऐसे यहां से भाई संचरित कराते हैं। तो अब की बार देखिएगा, ऊपर की जो भाई ऊपर जो उठा हुआ हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं, तो बताया इसको क्या बोलते हैं भैया, श्रृंग बोलते हैं, और जो नीचे का दबा हिस्सा है गर्त। और अब की बार देखिए तो श्रृंग वाले से गर्त मिला है, श्रृंग और गर्त मिला है, श्रृंग गर्त, इस तरह से ये तरंगे आगे क्या है भाई, संचरित हो रही हैं तेजी से। तो यहां पर सीधी सी बात है, कुछ रटने की जरूरत नहीं है कि जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगे आगे संचरित होते हुए या चलते हुए ऐसा व्यतिकरण बनाएं कि श्रृंग गर्त से मिले, तब इस व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहा जाता है। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, जैसा कि हमने बताया भैया, इसकी शर्तें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है शर्तों में। तो व्यतिकरण के लिए भैया आवश्यक शर्तें कौन कौन सी है। पहला, प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए, यानी इनके मतलब बीच में बात करें कलांतर समान होना चाहिए। ठीक है, कला संबद्ध स्रोत होने चाहिए, कलाओं का अंतर समान होना चाहिए। दूसरा है भैया कि दोनों तरंगों की आवृत्तियां अथवा तरंग दैर्ध्य भी बराबर होने चाहिए। ठीक है, और तीसरी बात यह है कि दोनों तरंगों के आयाम, आयाम का मतलब ये चीज, ठीक है, हमने बताया ना, ये तरंगे जितना ऊपर उठती हैं, ये जितना ऊपर उठी हैं, आयाम अथवा मतलब बराबर होना चाहिए अथवा लगभग बराबर होना चाहिए। और दोनों तरंग स्रोतों के बीच की मतलब दूरी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। और नेक्स्ट है, दोनों प्रकाश स्रोत अत्यंत संकीर्ण होने चाहिए, मतलब पतले होने चाहिए। तो ये कुछ आवश्यक शर्तें हैं, आप 2 से 3 याद रखते हो तब भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमने यहां 5 बता दिया। तो ये रहा व्यतिकरण, व्यतिकरण के प्रकार और व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें। आई बात समझ में? चलिए भैया स्क्रीनशॉट कर लीजिए बबुआ। हो गया? चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक है भैया, प्रकाश का विवर्तन क्या है। और ये भी अपने आप में एक बहुत लाजवाब टॉपिक है भैया, अपने आप में एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, ये भी हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोलेंगे एग्जाम के नजरिए से भाई, क्योंकि किसी भी ईयर का पेपर उठाओ मिल ही जाता है कि विवर्तन क्या है, विवर्तन कितने प्रकार का होता है, और विवर्तन के लिए भी शर्तें। जैसा मतलब पूरा व्यतिकरण में सेम वैसा यहां पे। लेकिन अब तक जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि भैया विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त शॉर्ट में पूछा जाता है। बाकी 2 नंबर में जब क्वेश्चन आता है तो व्यतिकरण क्या है इसके लिए आवश्यक शर्त लिखिए। क्वेश्चन ऐसा किया गया है 2 नंबर में। तो देखिए विवर्तन क्या है। ठीक है, जब देखिए प्रकाश किरणें किसी पतली स्लिट अथवा किसी तीक्ष्ण अवरोध, ठीक है, यानी किनारों पर पड़ती हैं तो क्या होता है, आंशिक रूप से मुड़ जाती हैं।
ठीक, तो इस घटना को ही प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। तो जैसे अब समझिएगा, कोई एक स्लिट है, ठीक है, कोई एक स्लिट है, जैसे स्लिट का मतलब मान लेते हैं जैसे कोई छिद्र ही है, इसमें कोई अवरोध पड़ जाए और इधर से क्या है लाइट सोर्स, जैसे भाई हम एक टॉर्च बना ले, क्या बना ले, टॉर्च, एक हमने बना लिया टॉर्च, और यहां से भैया ये क्या है, इससे ये प्रकाश आगे की तरफ चल रहा है, और जब ये पड़ता है तो ये ध्यान देना, जैसे वैसे जाहिर सी बात है, जैसे भाई कोई अवरोध पड़ जाए तो ये आंशिक रूप से किनारों पर मुड़ जाएगा और इधर पीछे की तरफ छाया बन जाती है। तो बस यही घटना बबुआ क्या है, यही घटना विवर्तन कहलाती है। तो जैसे यहां पर वही चीज है कि जब प्रकाश पड़ेगा तो क्या हो जाता है, जब किनारों पर, तीक्ष्ण किनारों पर पड़ेगा तो भाई पीछे की तरफ एक शैडो बनेगी, या फिर यूं कह लें कि ये किनारों पर क्या होता है, आंशिक रूप से ये मुड़ जाएगा, ठीक है, इस तरह से ये मुड़ जाता है, और इस घटना को ही विवर्तन कहा जाता है। तो यहां पे हमने भाई परिभाषा में वही तो लिखा है, जब प्रकाश किरणें किसी पतली स्लिट अथवा किसी तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ती हैं तो उस स्लिट अथवा अवरोध के किनारों पर आंशिक रूप से मुड़ जाती हैं, ठीक है, इस घटना को ही क्या कहते हैं भैया, विवर्तन कहते हैं। जैसा कि हमने बताया ना कि जो प्रकाश स्रोत है, यहां से प्रकाश चला और जैसे यहां पे कोई एक अवरोधक आ गया, अवरोध का मतलब रुकावट, कोई चीज रख दीजिए तो भैया इस पे पड़ेंगी तो ये दोनों तरफ मुड़ जाएंगी, तो इधर भाग में क्या है, क्या है भैया, इधर छाया बन जाएगी, शैडो बनेगी, और ये इस पर चारों तरफ आंशिक रूप से मुड़ जाएगा, तो यही घटना क्या कहलाती है, विवर्तन कहलाती है। ठीक है भैया, चलिए अब हम देखते हैं विवर्तन के प्रकार। तो विवर्तन के प्रकार में बच्चों पहला है फ्रेनल विवर्तन, ठीक है, एक फ्राउनहोफर होता है, पहला है फ्रेनल। अब फ्रेनल विवर्तन देखिए प्रकार में बहुत कम पूछा है, फिर से बता दे रहे हैं, लेकिन वही चीज है कि भैया मूड की बात है, आ भी सकता है। फ्रेनल विवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश स्रोत तथा पर्दे के बीच की दूरी सीमित हो, जैसे इसी को आप मान सकते हैं फ्रेनल, ठीक है, ये एक प्रकाश सोर्स है, क्या है भैया, ये एक स्रोत है, प्रकाश स्रोत है, ठीक है, और इधर भैया अपन क्या मान लेते हैं, एक पर्दा है, तो इसी में समझ लीजिएगा। तो हमने क्या बताया, जब प्रकाश स्रोत तथा पर्दे के बीच की जो दूरी है वो क्या हो, मान लेते हैं इधर एक पर्दा है, ठीक है, तो इसके बीच की जब दूरी क्या हो भैया, सीमित हो, ठीक है, तो इस स्थिति में जो विवर्तन बनेगा, जो विवर्तन होगा उसे बोलेंगे भैया फ्रेनल विवर्तन। क्या कहेंगे, फ्रेनल। आपको फिगर बना के बताने की जरूरत नहीं, आप परिभाषा आएगा, सिंपल सी बात है, लिख देना बस, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक, क्योंकि आता है तो ये लॉन्ग में नहीं शॉर्ट में ही आता है, तो ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो समझ में आ गया भैया कि विवर्तन क्या होता है और विवर्तन के प्रकार में, तो एक प्रकार देखा है, बाकी आगे देखते हैं, पहले नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए आगे देखते हैं। एक मिनट भैया, ओहो, अब देखिए फ्राउनहोफर विवर्तन तो यहां पे लिखा ही नहीं भैया, वो तो पेज ही गायब है बच्चों। चलिए यहां पर हम लिख देते हैं, इतना सा बच्चा है इसी में लिख देते हैं। क्या है भैया, फ्रेनल विवर्तन हो गया, अब एक होता है फ्राउनहोफर विवर्तन। देखिए फ्रेनल विवर्तन हो गया भैया, और दूसरा फ्राउनहोफर विवर्तन, ठीक है, फ्राउनहोफर ऐसे भी लिख सकते हैं विवर्तन। अब फ्राउनहोफर विवर्तन इसी का अपोजिट, तो भैया फ्राउनहोफर विवर्तन में तो क्या होता है, तो जब प्रकाश स्रोत, जब प्रकाश स्रोत स्रोत तथा पर्दे
के बीच की दूरी, बीच की दूरी असीमित या अनंत हो, अनंत हो तो, अनंत हो तो इस स्थिति में विवर्तन फ्राउनहोफर विवर्तन कहलाता है, ठीक है। ये हो जाएगा। अब इसके लिए भैया शर्तें जो हैं प्यारे बच्चों, इसके लिए शर्तें क्या है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि बच्चों ये ध्यान देना, शर्त में आप स्टार बना लो मेरे प्यारे रसगुल्लों, शर्तें बहुत ज्यादा पूछा जाता है। फिर से बता देते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। शर्तों में बात कर ले, शर्तें में बात कर ले बच्चों, इसके लिए आवश्यक शर्त क्या है कि जो स्लिट अथवा अवरोध, जो भाई रेखा छिद्र होता है, उसकी जो चौड़ाई होनी चाहिए प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए, यानी उसका आकार और उसके आकार के भाई लगभग बराबर होना चाहिए। तो यहां पर जो शर्तें हैं, शर्तों में ये हो जाएगा कि प्रकाश के तरंग दैर्ध्य छिद्र के आकार की कोटि के बराबर होना चाहिए, बराबर मतलब कि कोटि का होना चाहिए, ऐसा लिखेंगे। कि कोटि का होना चाहिए। समझिए, इसी में एडजस्ट करना पड़ रहा है, समझ जाना भैया। तो फ्राउनहोफर, इसी का उल्टा फ्रेनेल विवर्तन में हमने क्या बताया, जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी सीमित हो, सीमित मतलब करीब हो, तो ऐसे स्थिति में जो विवर्तन बनेगा वो फ्रेनेल। और जब प्रकाश स्रोत तथा पर्दे के बीच की दूरी असीमित अथवा अनंत हो, तो जो विवर्तन बनेगा वो क्या हो जाएगा भैया, फ्राउनहोफर विवर्तन। अब सबसे ज्यादा जो जरूरी है इसमें विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त में, तो शर्त ये होना चाहिए भैया, जो प्रकाश स्रोत होता है, तो हम यूं कह सकते हैं कि जो तरंगों का तरंग दैर्ध्य होता है वो छिद्र के मतलब जो छिद्र होता है, रेखा छिद्र या स्लिट कह लें या अवरोध कह लें, उसकी कोटि का होना चाहिए, यानी उसके आकार के लगभग बराबर होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट कर लेना बबुआ। हो गया। तो ये रहा विवर्तन और विवर्तन के प्रकार। आगे चलते हैं भैया। अगला जो टॉपिक है प्यारे बच्चों, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कि व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर। और ये भी अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना लो भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि व्यतिकरण और विवर्तन में क्या अंतर होता है। अब व्यतिकरण और विवर्तन दोनों को हमने देख रखा है, अब हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। पहला है कि व्यतिकरण में दो कला संबद्ध स्रोत होते हैं। भैया व्यतिकरण की संरचना तभी होगी जब इसमें दो कला संबद्ध, क्योंकि इसमें दो तरंगे साथ साथ चलती हैं। और विवर्तन में केवल एक ही कला संबद्ध स्रोत होता है। दूसरा है कि व्यतिकरण में फ्रिंज की चौड़ाई समान होनी चाहिए और विवर्तन में फ्रिंज की चौड़ाई असमान होती है। अगला है भैया, इसमें सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता समान होती है। विवर्तन में जो दीप्त फ्रिंजें होती हैं उनकी तीव्रता केंद्रीय फ्रिंज के दोनों ओर घटती है। और तरंगे मतलब व्यतिकरण में दो तरंगों के अध्यारोपण से व्यतिकरण की घटना होती है, जबकि भैया प्रकाश तरंगों के किनारों पर मुड़ने के कारण विवर्तन की घटना होती है। तो ये रहा प्यारे बच्चों व्यतिकरण और विवर्तन के लिए भैया अंतर। ठीक है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने पहले ही बताया
कि अंतर भी काफी पूछा जाता है। तो चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया, चलिए आगे चलते हैं बबुआ। अगला टॉपिक है कि प्रकाश का ध्रुवण क्या है। पोलराइड वगैरह था तब तो हटा दिया है, तो केवल ध्रुवण की परिभाषा देखेंगे, क्योंकि पहले ही ऑलरेडी बताया है कि लाइट पूरे से मिलाकर, अब चाहे वो तरंग प्रकाश की हो, किरण प्रकाश की हो, अब इसमें थ्योरी मतलब क्या कहते हैं, डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल सब कुछ मिलाकर 13 नंबर का पूछा जाना है, और वही सेकंड में आधे से ज्यादा तो लाइट ही है। तो इसलिए ये ऐसी परिभाषाएं बहुत कम पूछी जाती हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा जाएगा, हाँ क्वेश्चन आता है, इतना याद रखना। ध्रुवण किसे कहा जाता है? देखिए वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रकाश किरण में विद्युत सदिशों के कंपनों को निश्चित दिशा या तल में सीमित कर दिया जाए उसे प्रकाश का ध्रुवण कहा जाता है। ठीक है, बस परिभाषा याद रखना, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और बताया ना, पहले ही हमने बता दिया भैया कि जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो चीज हमने पहले आपको बता ही दिया है। और एक और आता है मैलस का नियम। मैलस का नियम तो भैया बहुत मतलब ये भी बहुत कम पूछने को मिला है भाई, 2 से 3 साल 4 साल 5 साल में कभी एक बार पूछ ले, नहीं तो नहीं आता है जनरली, इसलिए बता रहे हैं ना कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लीजिए। देखिए मैलस का जो नियम है वो क्या कहता है, इस नियम के अनुसार जब अध्रुवित प्रकाश ध्रुवक तथा विश्लेषण पारगमित होता है तो निर्गत प्रकाश की जो तीव्रता होती है ध्रुवक तथा विश्लेषण के अक्षों के बीच बने कोण की कोज्या के वर्ग के समानुपाती होती है। मतलब जो आई है इसे क्या बोला जाता है, इधर देखिए आई है भैया, इसको क्या बोला जाता है, तो यहाँ पे निर्गत प्रकाश की जो तीव्रता है वो ध्रुवक तथा विश्लेषण के कैरा अक्षों के बीच बने कोण की कोज्या। अब कोण की कोज्या, कोज्या का मतलब कॉस थीटा, ठीक है, अब के वर्ग के, इसलिए स्क्वायर कर दीजिए, के वर्ग के क्या है समानुपाती होती है, तो यहाँ पे ये चिन्ह लगा दीजिए। जब इसको हटाते हैं तो भैया कोई ना कोई यहाँ पे कांस्टेंट, भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा कांस्टेंट लगेगा, तो ये आई बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका एक फार्मूला हो जाता है। ठीक है, तो पूछ लेता है भैया कभी कभार, ऐसा नहीं है कि नहीं आता, इसलिए याद रखना कि प्रकाश का ध्रुवण भी और मैलस का नियम भी। चलिए इसको नोट कर लीजिए जल्दी। हो गया, तो बस आज के इस वीडियो में इतना है। उम्मीद है आप सभी को ये सारे टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ, और हाँ अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक जरूर कर देना, और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ देना। इसके अलावा भैया इसमें और एकल प्रारूप झिल्ली वाला जो टॉपिक होता है, ठीक है, एकल प्रारूप झिल्ली द्वारा, ठीक है, जो एकल झिल्ली, एकल प्रारूप झिल्ली द्वारा हो गया, और इसमें एक मतलब विवर्तन की व्याख्या, और उसके बाद फ्रिंज की चौड़ाई, ठीक है, फ्रिंज की चौड़ाई, इसके लिए भी ये क्वेश्चन लॉन्ग में किया जाता है। ठीक है, तो 2 टॉपिक और इसमें इंक्लूड हैं, उसकी जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से देख लेना। ठीक है, नहीं तो जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लाएंगे तो जब इंपॉर्टेंट डेरिवेशन वाला है उसमें फिर से करवा देंगे। बाकी तो हमने बताया ना कि डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहे हैं, देख लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए स्क्रीनशॉट कर लो। ठीक है, तो बस अब मजे में तैयारी करते रहना भैया, इतना जरूर कहेंगे क्योंकि टाइम कम है और आपको 90 प्लस फोड़ना है। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।